हम लोग लास्ट क्लास में एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे, आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ लेते हैं तो एलसीआर सर्किट में हम लोग फेजर्स पढ़ते हैं। कौन कौन सा फेजर हमने पढ़ा था बताओ चारना, कौन कौन सा फेजर पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हम लोगों ने दो फेजर पढ़े थे, एक पढ़ा था वोल्टेज फेजर, एक पढ़ा था इम्पीडेंस फेजर। दो फेजर हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक पढ़ा था वोल्टेज फेजर, एक पढ़ा था इम्पीडेंस फेजर। हमने जब वोल्टेज फेजर पढ़ा, इम्पीडेंस फेजर पढ़ा, तो हमने नेट वोल्टेज निकालना सीखा, इम्पीडेंस निकालना सीखा, पावर फैक्टर निकालना सीखा, फेज फैक्टर निकालना सीखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर निकालना सीखा, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट निकालना सीखा। मतलब जितनी भी चीजें थी हमने एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें सीख ली थी। आज की क्लास में बच्चों हमारा जो टॉपिक है इसका नाम रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले ना हम आपको कुछ चीज बताना चाहेंगे जो कि एक्चुअली क्या है, रेजोनेंस से एसोसिएट करता है। सबसे पहली बार जो रेजोनेंस आप लोगों ने पढ़ा था अपनी 11th क्लास में पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो मतलब नहीं पढ़ा था तो हम बता देते हैं। देखो बच्चे, रेजोनेंस क्या होता है, अगर दो चीज एक ही फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज हो तो दोनों का नेट काफी इफेक्टिव हो जाता है, इसे रेजोनेंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी झूले पे बैठे हो, इसे स्विंग कहते हैं ना, पर आपका फ्रेंड जैसे ही आप पीछे आ रहे हो आप पे फोर्स लगा दे रहा है, फिर जैसे ही आप पीछे लगा दे हो वैसे ही क्या लगा दे रहा है, फोर्स। तो एक्चुअल में क्या है, देखो बच्चे, जो 11th क्लास का रेजोनेंस था उसमें क्या होता था कि आपके जो स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कैसी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रेंड, सेम फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रेंड एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो इससे धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और आपका स्विंग बढ़ता जाएगा। जैसे आप पीछे आ रहे हो वैसे ही फोर्स लगा दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने रेजोनेंस में पढ़ा था। अच्छा, रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता है। वाइड कॉन्सेप्ट में क्या होता है बताते हैं। देखो बच्चे, नेचर ने हर चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनाई है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे, हम किसी चीज़ को टैप करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते होंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, जब आप लोग अपनी 8th क्लास में थे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जब आप यहाँ पे स्ट्राइक करते हो इसे, तो इस पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं। अब जैसे ड्रम में हम हाथ मारते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की आपको साउंड सुनाई देती है। अब होता क्या है, सिर्फ रेजोनेंस यहाँ तक नहीं है, रेजोनेंस में ये भी होता है कि आपने देखा होगा कई लोग बूफर चला रहे होते हैं तो शीशे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होता है, बूफर चलाते हैं शीशे क्यों वाइब्रेट? बताओ, कोई बच्चा बताएगा बूफर सर, क्योंकि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जाके ग्लास में फिर वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। यार ये बताओ, एक पर्टिकुलर मतलब साउंड पे क्यों होता है, बाकी हर टाइम पे क्यों नहीं होता ऐसा? एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग बूफर बजाते हैं ना, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही होती है वो शीशे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है। शीशे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। शीशे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे शीशे पे टैप करो तो शीशा की जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो उसकी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो ये मैंने मारा तो अभी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, दोबारा मारूंगा तो सेम टाइप की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो हमने क्या किया, देखो बच्चे, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं चाहूँ तो इस टेबल को वाइब्रेट कराना चाहूँ बिना इसको टच किए, तो मैं इसके आसपास एक ऐसा सोर्स रख दूंगा जो सेम फ्रीक्वेंसी है इसके आसपास की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट बिना कांटेक्ट के। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस। आई बात समझ में? तो ये रेजोनेंस का एग्जांपल है। बट यहाँ का जो रेजोनेंस है थोड़ा सा अलग है, मतलब है तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही। अब यहाँ रेजोनेंस क्या होता है थोड़ा बताते हैं। देखो अच्छा, इसके बारे में भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो होता क्या है, रेजोनेंस बहुत जगह काम आता है एलसीआर सर्किट में, बट हम फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। जो एफएम का सर्किट होता है, एफएम रेडियो का सर्किट होता है। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं एफएम रेडियो काम क्या करता है, तो गाने बजाता है बच्चे। यार गाने ठीक है, गाने बजाता है ठीक है। तो अनिरुद्ध बताएगा बच्चे, स्वाति बताएगी।
एफएम रेडियो क्या करता है साइंटिफिकली? एक मिनट रुक जाओ बच्चे, सुनने दो। फ्रीक्वेंसी कैच करके। शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश, बताओ। फ्रीक्वेंसी कैच करके जो चैनल में सेलेक्ट करे उसी फ्रीक्वेंसी पे वो जो चीज प्ले करेगा। वेरी गुड। तो देखो बच्चे यहाँ पर हमारे होनहार छात्र ने बताया कि सर एफएम रेडियो का काम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कैच करना। तो इसका मतलब मान लो अगर मैं कोई एक रेडियो सेट यहाँ रखता हूँ, ठीक है, इधर देखो बच्चे, अगर मान लो मैं कोई एक रेडियो सेट यहाँ रखता हूँ तो इस रूम में अभी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, बट हम जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? कैच करती है। और कैच करती है और उसका सिग्नल फिर वो प्ले करता है, वो बजाता है, ठीक है। अब बात ये है कि देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो एक रेडियो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से एसोसिएट करता है। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप बताओ बच्चे। रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैसे है? मैंने कहा रेडियो डिवाइस ऐसा है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूज करते हैं। किस प्रकार? एक तो जो रेडियो वेव्स कैच करके जो हम पर्टिकुलर चैनल यूज करें जो बताया। दूसरा सर जो ये कैच करके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो हम देखें वही आता है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है इधर देखो, इधर देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें इधर, जो एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो होता क्या है देखो, जब कभी आपको कोई कम्युनिकेशन करना होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपको आजकल के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। मतलब पहले तो कबूतरों का सहारा लेते थे बट अब आपको किसका सहारा लेना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलो बच्चे, तो देखो बच्चे आजकल आप देखते हो बच्चे, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूज करते हैं। अगर हम एफएम की बात करें तो एफएम एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। मतलब एफएम, मतलब कहने का नाम एफएम होता है, बट एक्चुअली क्या है वो, उसे हम कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर। मतलब रिसीवर, ठीक है, रिसीवर सर्किट होता है। अब देखो बच्चे, एफएम रेडियो बोलते हैं, एक्चुअली मेनली तो रेडियो है, उसका नाम रेडियो, एफएम नहीं है उसका नाम, मेनली तो रेडियो है। रेडियो का एक बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कैसे काम करता है? इधर देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऐसे काम करता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि क्या करता है? वेव्स को कैच करता है, मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वेव्स को कैच करना मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, समझ रहे हो बच्चे? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? मतलब कोई एक हमने फ्रीक्वेंसी कैच कर ली या कोई फ्रीक्वेंसी एमिट कर दी। क्या कर दी? एमिट कर दी। तो ये किसका पार्ट होता है? कम्युनिकेशन का। सेंड कर दिया या रिसीव कर लिया, या फिर दोनों, सेंड और रिसीव दोनों कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ। आई बात समझ बच्चे? तो अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, रेडियो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे वर्क करता है। अब अगर हम बात करें कि हम कम्युनिकेशन में तो समझ गए कि रेडियो, इधर देखो, सीधे बैठो बच्चे, इधर देखो, बात नहीं, हाँ। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में, तो इस बच्चे ने बताया कि कम्युनिकेशन में इस तरीके से कि वो जो चैनल है उसने क्या किया, वो रिसीव कर लिया। तो हमने ये जान लिया कम्युनिकेशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है वो? रिसीव कर रहा है। बट ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेसिकली ये कुछ LCR से ही बना होता है, मतलब इन्हीं के हेल्प से बना होता है। बाकी देखो अच्छे डिटेल में ये जो सर्किट है किस प्रकार से काम करता है, कैसे वेव कैच करता है, ये हम कॉलेज में पढ़ते हैं, समझो बच्चे। कैसे कोई एक सर्किट है, जैसे FM का रिसीवर सर्किट है या रेडियो का जो रिसीविंग सर्किट है, वो किस प्रकार वेव को कैच करता है, किस प्रकार एंटीना में सिग्नल आता है, किस प्रकार सिग्नल कैच करता है, किस प्रकार पूरा प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ाया जाता है। हमारे पास सिर्फ हम ऊपर से बता रहे हैं कि ऐसा कुछ सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कैच करेगा और हमको आउटपुट देगा। बट इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, एंटीना जो कैच कर रहा है वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। कैसी वेव है? रेडियो वेव कैच करता है, वेव कैच करता है वो, और उसको बाद में सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पीकर पे फाइनली आउटपुट दे देता है, जिससे साउंड प्ले होती है। तो अब आपको आइडिया लग गया। अब देखो अच्छा, हम रेजोनेंस की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखो अच्छा होता क्या है कि इस रूम में इस टाइम पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमको दी गई हैं। 93.5 रेड FM,
रेडियो मिर्ची बजाते रहो। अब देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है बच्चे, बट हमारा जो रिसीवर सर्किट है उसको हम ट्यून करके कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, कैच करते हैं। मतलब इस टाइम पर इस रूम में सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, बट हम एक पर्टिकुलर तो ट्यूनिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूनिंग। तो बेसिकली जो LCR एक ट्यूनिंग सर्किट में काम आता है कि हम ट्यूनिंग करते हैं और सिग्नल कैच करते हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्यूनिंग सर्किट के बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है और इसकी जो कहानी है वो आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलेगी। नहीं तो आप थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देखो तो किसी फॉरेन वाले ने डाल रखा होगा या फिर किसी इंडियन में भी डाल रखा होगा, कहीं होगा, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कैसे वेव आ रही है, कैसे रिसीव हो रहा है, कैसे ट्यूनिंग हो रही है, पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो अच्छा, ये हमारे कोई LCR सर्किट है, तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ये सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशंस होती हैं। क्या होती है? ऑसिलेशन। AC सर्किट है। तो रेजोनेंस मतलब कि हमको जब किसी सिग्नल को कैच करना होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को EM वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना होता है? मैच करना होता है। जो मतलब वेव आ रही है, अगर आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे, जैसे एंटीना है, एंटीना रिसीविंग करता है, क्या करता है एंटीना? रिसीविंग। तो एंटीना में इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराया जाता है सर्किट में। एंटीना जो होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है। अब अगर आप 93.5 कैच करना है, 93.5 मतलब 93.5 मेगाहर्ट्ज ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसी फ्रीक्वेंसी से आप इलेक्ट्रॉन को अगर ऑसिलेट कराते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्नल क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। तो हमको रेजोनेंस अचीव करना होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी कैच करानी है उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऑसिलेट। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो हम वो चैनल क्या कर लेंगे? कैच कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कोई भी अगर ट्यूनिंग सर्किट की हम बात करें तो अगर हमको अलग चैनल कैच कराना है तो हमें इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। वो हम ट्यूनर वगैरह सब बताएंगे अच्छे, बट आपको समझ थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। देखो ज़्यादा तो हम बता नहीं रहे आपको, और ज़्यादा मैं अभी डिस्क्राइब कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको जब आगे पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी तो सिग्नल क्या हो जाएगा? कैच कर जाएगा। अब वो ट्यूनिंग सर्किट में हम थोड़ा थोड़ा आपको और आगे बताएंगे, बट फिलहाल हमने आपको बता दिया कि रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा कहाँ काम आता है। बट फिलहाल देखो जो अब की जो हम क्लास आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। बाद में जो आखिरी क्वेश्चन देखेंगे ना, जब हम टॉपिक पूरा पढ़ा देंगे तब वहाँ फिजिक्स यूज करेंगे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बोलो बच्चे, जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो फिलहाल हम लोग फिजिक्स नहीं, सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स की बात करेंगे, रेजोनेंस क्या होता है। बाद में हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस मतलब जैसे कोई एक LCR सर्किट है हमारे पास, और इसके अंदर क्या है कि हमने कोई एक AC सोर्स सप्लाई कर रखा है। तो आमतौर पे रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें सर्किट में हमको जो करंट मिलता है वो मैक्सिमम करंट मिलता है। इस कंडीशन को हम बेसिक तौर पे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैलकुलेशन। क्योंकि देखो हम यहाँ पर दो चीज़ों के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एक तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कहानी, और एक जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हम अलग अलग पैरामीटर देख रहे हैं। तो अगर ये सर्किट की बात करें तो जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलता है, ऐसी सिचुएशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है, देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, ये जो सर्किट है करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? नेट अपोजिशन। क्या होता है? नेट अपोजिशन ऑफ सर्किट। इधर देखो बच्चों, अब होगा क्या कि अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए सर्किट में तो अपोजिशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अपोजिशन मिनिमम तब होगी जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अगर मान लो किसी एक सिनेरियो में XL और XC मैथमेटिकली क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों पूरे माइनस हो जाएंगे, और पूरे माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अपोजिशन कम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलता है, ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस हम कहते हैं क्या है? रेजोनेंस है सर्किट में। उस टाइम पे XL और XC क्या होता है? बराबर होता है। उस टाइम में जो सर्किट का जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? V/Z। और Z अगर ये कट जाएगा तो Z किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये कट जाएगा तो ये √R², ये क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। अब जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमने तो स्टार्टिंग में आपको ये बोल दिया कि एक कंडीशन ऐसी जब सर्किट में करंट मैक्सिमम मिले।
बट करंट जब मैक्सिमम है तो कई सारी चीज़ें अलग, सब चीज़ों अलग अलग हो जाएंगी। जैसे जब करंट मैक्सिमम है तो एक्सएल और एक्सी क्या होगा, बराबर होगा, करंट मैक्सिमम होगा। करंट तो मैक्सिमम हो ही होगा उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में जो सर्किट का अपोजिशन है वो मिनिमम होगा, जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगा। कितना होगा वो, आर के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये कट जाएगा। अब अगर हम वो सिचुएशन की बात करें तो उस सिचुएशन में अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, और ये होता है आर बाय जेड। अगर कॉस फाई आर बाय जेड होता है तो जेड किसके बराबर हो गया, आर के, तो ये आर बाय आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस ऐसी सिचुएशन में जब रेजोनेंस होता है तो कॉस फाई जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है, और अगर फाई की बात करें जिसे हम फेज फैक्टर कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें रेजोनेंस कंडीशन में तो जो अगर हम वोल्टेज की बात करें, किसकी बात करें, वोल्टेज की। देखो जैसे हम इम्पीडेंस फेजर की बात करें, इम्पीडेंस फेजर में हमने बताया था ये रेजिस्टेंस होता है, ये एक्सएल होता है, और ये क्या होता है, एक्सी। अब अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है, ये और ये बराबर है, तो जेड किसके बराबर आ गया था, आर के बराबर। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो वी आर और वी सी भी क्या हो जाएगा, सॉरी वी सी और वी एल और वी सी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका अपोजिशन सेम है। अगर सेम अपोजिशन है तो वोल्टेज भी ये सेम खाएंगी, क्योंकि दोनों सेम अपोजिशन है, दोनों का अपोजिशन सेम है तो दोनों का वोल्टेज भी क्या होगा, सेम। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे दिखाएं इसको, तो ये वी आर है, तो ये वी एल है, और ये वी सी है, तो ये भी सेम हो जाएगा। नेट वोल्टेज क्या आएगा, नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी आर। तो ये कुछ कंडीशंस होती है रेजोनेंस की। देखो अच्छा ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम पावर इन सर्किट की बात करें तो ऐसे सिनेरियो में जो सर्किट की पावर है वो भी हमको मैक्सिमम मिलती है। कैसे, आमतौर पे पावर की फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई की जो वैल्यू है उस पर पावर डिपेंड करती है। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 1 तक, और यहाँ कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है 1 होती है। तो अगर ये 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो पावर भी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, देखो बच्चों जैसे ये हमारा सर्किट होता है तो हमने इस सर्किट के बारे में आपको बताया। एक टर्म हम और डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे सर्किट में हमने आपको बताया कि एक्सएल और एक्सी क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम जैसे एक्सएल और एक्सी को बराबर पुट कर दें, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। तो एक काम करो, ओमेगा ओमेगा को एक साथ कर लो और एल और इसको ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एल सी, और ओमेगा क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट एल सी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ पे जानने की बात जरूरी है, यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ है। जैसे मान लो कोई एक सर्किट रेजोनेंस में, क्या है, रेजोनेंस में है या नहीं है, मतलब मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि यार देखो ये सर्किट है, एल सी और आर इसकी वैल्यूज दे रखी हैं और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो अच्छा एक्चुअली क्या, इसको आप ओपन कर दोगे ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू 1 बाय रूट एल सी, और चाहो तो इसको नीचे ले आओ तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 पाई एल सी, ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दें, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं कहूँ आपको एक क्वेश्चन दे दूँ और कहूँ चेक करो यार ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट है या नहीं है, तो आपको कैसे चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे। आपको ना मैंने एल की वैल्यू दे रखी होगी, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी होगी, और मैंने ये दे रखा होगा कि मैंने सप्लाई क्या वोल्टेज दी है। जैसे मैंने वोल्टेज सप्लाई दे रखी है V0 साइन ओमेगा टी, तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, और क्या दे रखा है, ओमेगा। अगर आपने चेक करना है कि ये रेजोनेंट सर्किट है या नहीं है, तो ये जो 1 बाय अंडर रूट एल सी है ये किसके बराबर आना चाहिए, ओमेगा के बराबर, क्योंकि रेजोनेंट सर्किट में ये दोनों बराबर होता है। और अगर किसी सिनेरियो में अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट नहीं है, मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आई। तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे तो आगे आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अच्छे देखो अच्छे, यहाँ पर हमारे पास
ग्राफ है, हमने दो ग्राफ दिखाए हैं, एक तो करंट का है और एक इम्पिडेंस का ग्राफ है। ये ग्राफ ना थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप। देखो ये ग्राफ जो है ये करंट का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये इम्पिडेंस का ग्राफ है। इसमें एक स्टेप से समझना बच्चों। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास कोई LCR सर्किट है। ये ग्राफ को बहुत सीरियसली समझ लो बच्चे, क्या है एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये जैसे मान लो LCR सर्किट है, हमारे पास LCR सर्किट है और ये हमारे पास एक सोर्स है। ये क्या है? सोर्स। अब देखो होता क्या है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑल दो चेंज नहीं हो सकती है। मतलब वैसे हम कर सकते हैं। देखो जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना बच्चों, जैसे हमारे घरों में तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है गवर्नमेंट की, वो है, बट हम कम्युनिकेशन जब करते हैं ना तो वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम फ्रीक्वेंसी भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम सोर्स की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेंज। अगर मान लो वैसे तो देखो जो घरों में तो फ्रीक्वेंसी आती है वो फिक्स्ड आती है, सरकार गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो फिक्स्ड होती है, ये हमारी फिक्स्ड होती है। बट एक्चुअली मान लो कोई हमने एक छोटा सा सर्किट बना लिया, LCR इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घर पे बना लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और मान लो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करूं, अगर मैं चेंज कर सकूं तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाऊंगा। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए क्या होनी चाहिए? 1/√LC। अगर रेजोनेंस है तो ये फ्रीक्वेंसी है, उस टाइम तो क्या होगा, हमको करंट मैक्सिमम मिलेगा और हमारा अपोजिशन मिनिमम होगा। बट अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या क्या होती है? कम होती है। देखो राइट साइड में भी या लेफ्ट साइड में भी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो भी अपोजिशन बढ़ जाएगा और कम हो तो भी अपोजिशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम हो तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तभी सर्किट में करंट क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। आई बात समझ में? एज एन एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्किट है, इसमें L और C की वैल्यू है हमारे पास पता है R की, तो L और C की वैल्यू हमने पुट की, तो इसके लिए मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट टेक ऐसे आ गई, कितनी आ गई? 5000 रेडियन पर सेकंड आ गई। अब ये हम सप्लाई करेंगे। अगर मैं 5000 सप्लाई करूंगा, कितना करूंगा? 5। L और C की वैल्यू पुट की मैंने 5 है, तो हमको करंट मैक्सिमम मिलेगा और अपोजिशन मिनिमम मिलेगा। अगर 6000 करूंगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे शिफ्ट हो गए, तो हमको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी और करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर अगर मान लो 5000 की जगह 4000 दिया, क्या दिया? 4, तो भी हमको करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा हमारा। चाहे आप उस फ्रीक्वेंसी से जैसे 5000 की जगह चाहे आप 6000 पे चले जाओ, चाहे आप 4000 पे चले जाओ, दोनों में आपको करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम से करंट मिलेगा और अपोजिशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। यही ग्राफ है बस। रेजोनेंस के टाइम में जब रेजोनेंस आता है उस टाइम करंट क्या मिलता है? मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम मिलता है, उससे ज़्यादा है उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो सर्किट मामला नहीं बैठेगा। थोड़ा सा हम इसको ट्यूनिंग सर्किट से समझाते हैं। अब देखो जो ट्यूनिंग जब हम करते हैं, क्या करते हैं? ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग करते हुए जैसे 93.5 रेड एफएम में आप 93.6 पे ट्यून करते हो तो आपका शायद सिग्नल कैच तो करे, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि उस स्ट्रेंथ पे इतना अच्छा सिग्नल करंट हमको गेन नहीं हो पाएगा। सिग्नल का उतना करंट हमको गेन नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा उतना सिग्नल करंट गेन नहीं हो पाएगा, उतना सिग्नल स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन चीज़ों की। हम सिर्फ ऊपर से बता रहे हैं आपको कि बस जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसी पे सिग्नल ज़्यादा अच्छा कैच करता है, उससे आगे पीछे जाओगे तो सिग्नल उतनी अच्छी स्ट्रेंथ में कैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? अगर सर गैप बहुत ही कम हो देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, हमने दो ग्राफ दिखाए हैं, एक तो करंट का है और एक इम्पिडेंस का ग्राफ है। ये ग्राफ ना थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना
स्टेप बाय स्टेप। देखो ये ग्राफ जो है ये करंट का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये इम्पीडेंस का ग्राफ है। इसमें एक एक स्टेप से समझना बच्चों। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास कोई LCR सर्किट है। ये ग्राफ को बहुत सीरियसली समझ लो बच्चे, क्या है एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये जैसे मान लो LCR सर्किट है, हमारे पास LCR सर्किट है और ये हमारे पास एक सोर्स है। ये क्या है? सोर्स। अब देखो होता क्या है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑल दो चेंज नहीं हो सकती है। मतलब वैसे हम कर सकते हैं। देखो जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना बच्चों, जैसे हमारे घरों में तो 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई है गवर्नमेंट की, वो है। बट हम कम्युनिकेशन जब करते हैं ना, तो वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम फ्रीक्वेंसी भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम सोर्स की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेंज। अगर मान लो वैसे तो देखो जो घरों में तो फ्रीक्वेंसी आती है वो फिक्स्ड आती है, सरकार गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो फिक्स्ड होती है, ये हमारी फिक्स्ड होती है। बट एक्चुअली मान लो कोई हमने एक छोटा सा सर्किट बना लिया, LCR इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घर पे बना लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और मान लो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करूँ, अगर मैं चेंज कर सकूँ तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाऊँगा। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए क्या होनी चाहिए? 1/√LC। अगर रेजोनेंस है तो ये फ्रीक्वेंसी है, उस टाइम तो क्या होगा, हमको करंट मैक्सिमम मिलेगा और हमारा अपोजिशन मिनिमम होगा। बट अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या क्या होती है? कम होती है। देखो राइट साइड में भी या लेफ्ट साइड में भी, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो भी अपोजिशन बढ़ जाएगा और कम हो तो भी अपोजिशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम हो तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तभी सर्किट में करंट क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। आई बात समझ में? एज एन एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट है, इसमें L और C की वैल्यू है हमारे पास पता है R की। तो L और C की वैल्यू हमने पुट की, तो इसके लिए मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट टेक ऐसे आ गई, कितनी आ गई? 5000 रेडियन पर सेकेंड आ गई। अब ये हम सप्लाई करेंगे। अगर मैं 5000 सप्लाई करूँगा, कितना करूँगा? 5। L और C की वैल्यू पुट की मैंने 5 है, तो हमको करंट मैक्सिमम मिलेगा और अपोजिशन मिनिमम मिलेगा। अगर 6000 करूँगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे शिफ्ट हो गए, तो हमको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी और करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर अगर मान लो 5000 की जगह 4000 दिया, क्या दिया? 4, तो भी हमको करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा हमारा। चाहे आप उस फ्रीक्वेंसी से जैसे 5000 की जगह चाहे आप 6000 पे चले जाओ, चाहे आप 4000 पे चले जाओ, दोनों में आपको करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम से करंट मिलेगा और अपोजिशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। यही ग्राफ है बस। रेजोनेंस के टाइम में जब रेजोनेंस आता है उस टाइम करंट क्या मिलता है? मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम मिलता है, उससे ज़्यादा या उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो सर्किट मामला नहीं बैठेगा। थोड़ा सा हम इसको ट्यूनिंग सर्किट से समझाते हैं। अब देखो जो ट्यूनिंग हम करते हैं, क्या करते हैं? ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग करते हुए जैसे 93.5 रेड FM है, आप 93.6 पे ट्यून करते हो तो आपका शायद सिग्नल कैच तो करे, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि उस स्ट्रेंथ पे इतना अच्छा सिग्नल करंट हमको गेन नहीं हो पाएगा। सिग्नल का उतना करंट हमको गेन नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा उतना सिग्नल करंट गेन नहीं हो पाएगा, उतना सिग्नल स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन चीज़ों की। हम सिर्फ ऊपर से बता रहे हैं आपको कि बस जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसी पे सिग्नल ज़्यादा अच्छा कैच करता है, उससे आगे या पीछे जाओगे तो सिग्नल उतनी अच्छी स्ट्रेंथ में कैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? अगर सर बहुत ही कम